वेल सर नया चैप्टर स्टार्ट यस यस जेनेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हाँ बेटा, जेनेटिक्स इम्पोर्टेंट है। वेरी इम्पोर्टेंट। 8 या 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके फैक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए जी, है ना। तो जेनेटिक्स यस, व्हाट डू यू बाय जेनेटिक्स? क्या समझते हैं जेनेटिक्स के माने? जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, ये सारे टर्म्स क्लियर कर लेने हैं। और वेरिएशन और हेरिडिटी, जीन हो गया, एलील हो गया। हेरिडिटी नहीं अभी केवल इतना राइट। What is genetics? Genetics is the branch of biology which deals with the study of any genetics is ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम branch of फादर टू biology। टर्म्स नोट करते चले बेटा। Genetics is the branch of biology which deals with the study of, किस चीज की स्टडी कराता है ये? जेनेटिक्स हमें किस चीज की स्टडी कराता है? दो चीजों की स्टडी कराता है। हेरिडिटी और वेरिएशन। यस, वेरी गुड। फर्स्ट इज हेरिडिटी एंड सेकेंड इज वेरिएशन। आज अब यहाँ हमको दो टर्म्स मिले, माने जेनेटिक्स एक बहुत बड़ी एरिया है, बहुत बड़ी ब्रॉड एरिया है जेनेटिक्स, है ना। लेकिन इसमें की हेरिडिटी और वेरिएशन हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। क्या है हेरिडिटी और क्या है वेरिएशन, यहाँ इसको क्लियर करना जरूरी है। देखिए हेरिडिटी क्या है? बदलाव। हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं अपने ही जैसे, ऐसा कह सकते हैं कि सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा, राइट। तो रिप्रोडक्शन में आपने ये पढ़ा कि जो रिप्रोड्यूसिंग, देखना बेटा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ये रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे, आपने कहा कि सिमिलर कैरेक्टर वाले, ध्यान दीजिएगा, टर्म्स पर ध्यान दीजिए, समझिए इसको। सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। प्रोड्यूस करते हैं, बोलो भाई। यस। तो सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, माने क्या? जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुआ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उसके जो बॉडी का उसका जो फिनोटाइप है ना, और भी कैरेक्टर्स हैं। देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स। फेस का कैरेक्टर हो गया, है ना, आई का कलर हो गया, कलर ऑफ आई हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद डेंटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखिए कुछ लोगों का दांत बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे रहता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रहता है, जैसे पेरेंट्स का वैसे सेम बच्चों का भी रहता है। किसी का ओवर खावर रहता है, किसी का तो यस, देखिए, तो डेंटल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना बेटा, आई कलर हो गया, फेस का हो गया, बॉडी का हाइट हो गया, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया,
गया, हेयर का हो गया, है ना, कर्लिंग हेयर जो है, स्ट्रेट हेयर है। तो इस तरीके से कई कैरेक्टर ऐसे हैं, इतने ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स से मिलते हैं। माने जो ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स है ना बेटा, पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। सो हेरिडिटी इज similar characters of springs are produced as just like parents, यानी पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जैसे हैं वैसे और स्प्रिंग्स के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो हम इसको हेरिडिटी कहते हैं, इसकी स्टडी को हम हेरिडिटी कहते हैं, राइट। अब देखिए दूसरा फैक्ट यहाँ ये है वेरिएशन का। अब कहेंगे ये क्या है भाई, है ना, क्योंकि दोनों चीज़ों की स्टडी करता है जेनेटिक्स, केवल हेरिडिटी की स्टडी नहीं करता, वेरिएशन की भी स्टडी करता है। यहाँ ये क्लियर कर देना जरूरी है कि भाई आपने कहा कि जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है ना, उनके कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, जस्ट लाइक पेरेंट्स, है ना, मदर और फादर के कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो बच्चे का कैरेक्टर है, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चा है, जो ऑफ स्प्रिंग है, जो नई जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो बिल्कुल जस्ट लाइक एकदम एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है ना, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है ना अपने पेरेंट्स के, माने जिसको आप क्लोन कहते हैं, क्लोन माने फोटोस्टेट कॉपी, तो फोटोस्टेट कॉपी नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, जीरोक्स कॉपी नहीं है। यानी अगर फादर को खड़ा कर दिया जाए और उसके सन को खड़ा कर दिया जाए तो कैरेक्टर तो मिलेंगे, सिमिलर कैरेक्टर तो होंगे, लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। मतलब ऐसा है कि आप दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते, है ना। या सिबलिंग्स हैं तो आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इवन दैट ट्विंस, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, उनमें भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, देख करके उनका फिनोटाइपिक कैरेक्टर उनको देख करके हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैरेक्टर तो सेम है, ठीक है ना, लेकिन डिफ्रेंशिएशन भी है, और इसी डिफ्रेंशिएशन को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, है ना। माने डिग्री ऑफ वेरिएशन, सॉरी डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, डिग्री ऑफ डिफरेंस, यानी वेरिएशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ एनसीईआरटी लाइन वगैरह, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, यानी डिफरेंसेस between the offsprings and parents, right? माने पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन को डिफरेंस को हम क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं, ठीक है ना। माने although they are similar to their parents, but they are not exactly similar, they are not clone, they having the some differences between them, okay, and that differences is known as variation. So we can say that genetics is the study of, yes, genetics is the study of the branch of biology which deals with the study of heredity and variation, यानी दोनों की स्टडी, राइट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तो यह हो गया इसका थीम। अब आगे चलते हैं, देखिए हेरिडिटी और वेरिएशन क्लियर हो गया। यहाँ एक टर्म और आता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक टर्म है। इनहेरिटेंस क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्यों बोलो, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस क्या है बेटा, इनहेरिटेंस भी, इनहेरिटेंस हेरिडिटी से मिलता जुलता वर्ड है, ऐसी बात नहीं है ना, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस है इसमें, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है, बताओ। व्हाट विल बी बाय इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या और हेरिडिटी क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है,
द ट्रांसमिशन ऑफ, यही तो बताया ना, बोलो बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर्स, बोलो, ट्रांसमिशन ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू one generation to another generation, next generation, okay, another generation, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है हम उसको हेरिडिटी कहते हैं। टर्म क्लियर करिए, रेशो क्लियर करिए, माने द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू their offspring, the transmission of characters from one generation to next generation, यानी जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन है हम उसको हेरिडिटी कहते हैं। लेकिन इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस जो है वह एक प्रोसेस है, मीन्स हाउ these characters are transmitted to their offspring, इस चीज को बताता है, इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि वो कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट हो जाते हैं, हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो इस प्रोसेस की स्टडी जो है उसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, यानी बेटा इसी नाते देखो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया है, लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं कहा गया। ये क्वेश्चन आया ऑप्शन में, ठीक है ना, यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, है ना, यस, ऑफ द कैरेक्टर्स। नोट करते चलो, इसको नोट करते चलिए, नोट करो ना, सो इट इज क्लियर। तो यह क्या है, एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है जिससे कि हम हाउ का आंसर देते हैं कि कैसे जो है कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जेनेटिक्स, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और वेरिएशन, ये टर्म्स क्लियर हो गए, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे चले, जेनेटिक्स कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए इसमें हम पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग्स में, नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, बार बार किया जाए। आपको सेंसिटिव होना चाहिए ना कि जब बताया जाए तो बिल्कुल कम से कम दिमाग खोल करके बैठो बेटा, क्या बता दें, क्या पूरा रिपीट कर दें। हमने आपको बताया कि जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो जेनेटिक्स क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया ना, एक बायोलॉजी की एरिया हो गई, बोलिए, ओके। सो इट इज द एरिया ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी, इन दोनों की स्टडी करता है, हेरिडिटी और वेरिएशन। अब क्वेश्चन ये है, हमने बताया कि हेरिडिटी क्या है, ये मैंने बताया था। तो हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन है ना, एक कैरेक्टर्स, यानी जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे जो है ना बच्चों में चले जाते हैं, बच्चों में कैसे ट्रांसमिट हो जाते हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, हेरिडिटी कहते हैं। यानी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, है ना, नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना हेरिडिटी कहलाता है। सो इट इज अ साइंस, ओके, व्हाटएवर यू हैव टू नो दैट हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज हेरिडिटी।
किसके ला को प्रूव करता है। प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस और मैकेनिज्म इसमें है जो ये बताते हैं कि कैसे जो है वो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो गए, राइट। सो और इसके अबाउट मेंडल ने 3 ला दिए हैं जिसको ला ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं दोनों, है ना। मेंडल्स ला ऑफ इनहेरिटेंस, बोल बेटा, मेंडल्स ला ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स ने इनहेरिटेंस मेंडल्स ने इसके लिए 3 ला दिए हैं, 3 ला, जिसको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है ना। और इसी इनहेरिटेंस के बारे में और जेनेटिक्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में बताने वाले पहले पर्सन चूंकि मेंडल थे, इस नाते मेंडल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, राइट। सब पॉइंट नोट कर लो ना। मॉडर्न जेनेटिक्स के डेवलपमेंट क्लियर हो गया। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, कैसे भाई, बेहतर नहीं शुरू ये समझ आइए बेहतर नहीं है। अब बेटा देखो, जेनेटिक्स को समझने के लिए जेनेटिक्स में इंटर हम कर रहे हैं, इसके पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जेनेटिक्स के, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जीन हो गया, ठीक है, क्रोमैटिन हो गया, डीएनए हो गया। भाई आप क्लास 10 से इन वर्ड्स को पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। लेकिन क्या सबका किस लेवल तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये अगर आप हमें बताएं तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ हम बताते हैं आज आपको। इन सारे टर्म्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको डीपली क्लियर करता हूँ कि डीएनए क्या है, क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, जीन क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक सेट तो ये हो गया, दूसरा सेट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का। होमोलोगस और हेट्रोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन कौन से हैं, होमोजाइगोसिटी क्या है, हेट्रोजाइगोसिटी क्या है, एलील्स क्या है, एलीलोमार्फ क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे टर्म्स हैं जो जेनेटिक्स में है। रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी पहले से कर लीजिए, पहले कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर चलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। यानी जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग टू जो एनसीईआरटी कहती है उसके हिसाब से। लेकिन यह पहले इन टर्म्स को, क्योंकि बार बार इन्हीं टर्म्स का जो है रिपीटिशन होगा उसको। क्लियर। मेंडल्स ने जीन को फैक्टर कहा था, तो फैक्टर और जीन एक चीज़ है, लेकिन पहले समझिए तो कि है क्या जीन, है ना। तो कितनी चीज़ें हैं इसके साथ, देखिए जीन है ना बेटा, जीन से पहले डीएनए, तो डीएनए हो गया, जीन हो गया, बोलो, क्रोमोसोम हो गया, हाँ, क्रोमैटिन हो गया, बोलो, क्रोमैटिन फाइबर हो गया, ठीक, ये हो गया। एलील हो गया, एलील को भी हम एलीलोमार्फ कहते हैं, एलीलोमार्फ, ठीक है, एलीलोमार्फ हो गया। बेटा ट्रेड हो गया, ट्रेड हो गया, ठीक है, ट्रेड्स हो गए, हाँ,
जेनेटिक्स के लेवल पर क्या कॉन्सेप्ट है ये हमें जानना जरूरी है। कैरेक्टर्स हो गया, ट्रेट्स हो गया, एलील्स हो गया, एलीलोमार्क हो गया, होमोजाइगस हो गया, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। हाँ बेटा, वेरिएशन के टाइप्स सोमैटिक और जेनेटिक। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस हो गया, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स। यस सर। फिनोटाइप, जीनोटाइप। ठीक है ना? ये कई टर्म्स हैं, इन सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव, है ना? डोमिनेंट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक है, इतना तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्लास है एक टर्म और बेटा, मोनोहाइब्रिड क्लास या मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड, है ना? यस। तो चलते हैं, पहले एक स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू लाइक डीएनए? पहले डीएनए से स्टार्ट करते हैं। डीएनए है क्या? बोलिए। तो आप जानते हैं डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है भाई? न्यूक्लिक एसिड है ना? और न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं डीएनए को बेटा? तो न्यूक्लिक एसिड्स आर टू टाइप। बोलो, वेरी सिंपल। एक को डीएनए कहते हैं, दूसरे को आरएनए कहते हैं। यानी एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड है। बोलो, डीएनए बना कैसे होता है? आपको ये पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। मीन्स डीएनए क्या है? डीएनए जो है केमिकली, हम इसको केमिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं। डीएनए जो है वो क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या है बेटा? यानी पॉलीमर का। क्या है? पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। बोलो, यानी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बोलो, क्लियर? यानी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इसके लिए एक टर्म हो सकता है, हम अभी आरएनए को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जो चैप्टर है उसमें सब डिस्क्राइब किया जाएगा। यानी एक टर्म इसके लिए यूज हो सकता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये सब टर्म्स आए हुए हैं एग्जाम में, सब आए हुए टर्म्स हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है बेटा, यानी क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस चीज का आप देखो, पॉलीमर है, इसका पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियोटाइड, हमको न्यूक्लियोटाइड को डिस्पोज करना चाहिए। बोलो, यह एक्सप्लेन करना चाहिए कि है क्या न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड क्या है? कैसे बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड? तो एक नाइट्रोजनस बेस होता है। बोलो, नाइट्रोजनस बेसेस, ओके। एंड फर्स्ट, नाउ सेकंड इज ग्लूकोज, जिसको शुगर कहते हैं। कौन सा शुगर भाई? तो डीऑक्सीराइबो शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर, है ना? इसमें जो शुगर होती है वो कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबो शुगर होती है ना? क्लियर? उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर जो 2 है उससे एक ऑक्सीजन लैग कर जाता है। ठीक है ना? डीऑक्सीराइबो शुगर बन जाती है। हमारे आरएनए में जो शुगर है, दोनों शुगर एक है, पेंटोज शुगर है। दोनों ही पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन की बनी हुई शुगर्स हैं। ठीक है ना? लेकिन कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और वो शुगर स्पेशल हो जाती है। उसका नाम डीऑक्सीराइबो। डी माने होता है रिमूव होना, डी माने रिमूव होना, निकल जाना, है ना? और ऑक्सी माने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम फ्रॉम कार्बन नंबर 2 इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज। ओके, सो इट इज डीऑक्सीराइबो शुगर। क्लियर? एक नाइट्रोजनस बेस होगा, वह चाहे प्यूरिन हो या पिरिमिडिन हो, है ना? यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन, है ना बेटा? ये सब जनरल चीजें हैं भाई, इनको जानना चाहिए। और प्यूरिन में 2 होते हैं, कौन कौन से? क्लियर कर लो, एडेनिन और, बोलिए, एडेनिन और गुआनिन, है ना? और इसमें 2 होते हैं
बाकी जो है एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ध्यान दीजिए, समझिए, फैक्ट है। मैं बहुत लाइटली साथ ही बता रहा हूँ, उसको लाइटली बता रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, इसको बहुत साधारण सी चीज़ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों जो नाइट्रोजनस बेस है, ये कॉमन क्या है? कॉमन है। कॉमन है हमारे क्या? दोनों में पाए जाएंगे, लेकिन थायमिन और यूरासिल जो है ये स्पेशल है। क्यों भाई? क्लियर ना? थायमिन और यूरासिल स्पेशल है। थायमिन कहाँ पाया जाएगा? यस। यूरासिल कहाँ पाया जाएगा? डिफरेंशिएट हो गया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर सबका? तो इस तरीके से ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं। दे आर टू टाइप्स, प्यूरिन एंड एबिलिनिन। ठीक बेटा? तो एक नाइट्रोजनस बेस पाया जाएगा, एक शुगर पाई जाएगी और एक फास्फोरिक एसिड पाया जाएगा, ग्लूकोज पाया जाएगा। ठीक है ना? इसी के स्ट्रक्चर से नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल इसका डिटेल स्ट्रक्चर है ना? और व्हाट्सएप ट्रिक का जो मॉडल है इसी पर है। जो व्हाट्सएप ट्रिक का मॉडल है यही डबल हेलिक्स मॉडल आप लगी है, राइट? तो इस तरीके से डीएनए की एक लंबी चेन बन जाती है, यानी यही तीनों मॉलिक्यूल्स मिल करके एंड दे आर बाउंड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। यस, इस तरीके से चेन का फॉर्मेशन करते हैं और वो लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और डीएनए की एक लंबी चेन बन जाती है, राइट? तो इस तरीके से डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का बन जाता है, जिसको वाटसन और क्रिक ने प्रूव किया था। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यह हो गया डीएनए। ठीक है भाई? अब देखिए, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, जेनेटिक्स का। डीएनए समझ में आया, आरएनए समझ में आ गया। तो ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है। एक जनरल सा, एक छोटा सा आंसर है इसका। अगर आपसे कोई पूछे तो बस ये आंसर सफिशियंट है कि भाई है ना, ड्यू टू यस न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसका न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये करेक्ट आंसर है, बहुत बड़ा आंसर देने की जरूरत है, ये सही आंसर है। यानी सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जिसको डीएनए कहते हैं। सीधी बात, वही बेटा आगे चलकर क्रोमैटिन बता रहे हैं भाई। ये जो है ये सब मिलते जुलते वर्ड्स हैं ना, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन वगैरह, लेकिन क्या क्या इसमें माइनर डिफरेंस है ये हम आज क्लियर करना चाहते हैं भाई। इस सब के बारे में लगभग आप एक ही चीज समझते होंगे, है ना? बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। एक चीज समझते हैं कि अलग समझते हैं? कंडेंस होता जाता है, कंडेंसिटी का फर्क होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, तो चीज को डिफाइन करो अगर कंडेंसिटी डिफरेंस है। जीन क्या है भाई? जीन क्या है? यूनिट पार्ट ऑफ यूनिक पार्ट ऑफ डीएनए। इसका फॉर्म पार्टिकुलर। और कोई जीन को डिफाइन कर सकता है? बोलो। चलिए ठीक है, डीएनए के छोटे से भाग को जीन कहते हैं। और कोई? हाँ, किसी करेक्टर के लिए जो इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से और ऑफिस में ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन। अब सुनो, आपको जानना क्या चाहिए, आपके लेवल की क्या चीज़ है। ये तो आप बहुत छोटी चीज़ बता रहे हैं कि डीएनए के एक भाग को जीन कहते हैं। हमारी बात सुनिए, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें 98% पार्ट डीएनए का कोई काम नहीं करता, केवल डीएनए को स्टेबिलिटी देता है, स्टेबल बनाता है, नॉन फंक्शनल होता है।
हम उसको जंक डीएनए कहते हैं। आओ आओ, क्या कहते हैं? आइए भाई आइए, इसको जंक डीएनए कहते हैं। लेकिन डीएनए का 2% पार्ट ऐसा है जो कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन को काज करता है, यानी कैरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वी कैन से द जीन्स हैविंग द हेरिडिटी कैरेक्टर्स, यही तो पढ़े हैं आप। यानी जीन्स क्या होते हैं? दे आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, दे आर द कैरियर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी के कैरेक्टर्स के कैरियर होते हैं। और यही जीन जो हैं, यही जीन पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ट्रांसफ़र होकर के पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफ स्प्रिंग्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ा जेनेटिक्स में, अभी जेनेटिक्स बताया, हेरिडिटी बताया, है ना, इनहेरिटेंस बताया, इन सबका की पॉइंट कौन है? जीन है। सबका की पॉइंट जीन है। यानी जीन जो है, जीन बेटा क्या है? जीन एक फंक्शनल यूनिट है। इट इज ए फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, है ना। सो जीन इज द, अब देखो ये निकल गया यहाँ से, पिछला कॉन्सेप्ट निकल गया। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यस, हेरिडिटी बोलो भाई, यानी यूनिट ऑफ हेरिडिटी है जीन, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। सोचिए, यानी पूरी हेरिडिटी का जो, जिसको बेस कह सकते हैं, है ना, यूनिट कह सकते हैं, वो जीन है। यानी जीन ही कैरेक्टर्स को ट्रांसमिशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जीन ही वह चीज़ है जो कि कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर देता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। करेक्ट, मैंने आपको बताया। तो और फिर से अब स्ट्रक्चरली इसको देख लीजिए, जीन क्या है। तो यानी जीन जो है वो डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है, या एक ऐसा जो है पोर्शन है जो कि फंक्शनली एक्टिव होता है और कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, तो फंक्शन से ही तो डेफिनेशन को रिलेट करोगी। चलो ठीक है, जो तुमने बताया वो सही बताया, हमने तो ये कहा नहीं गलत बताया, है ना। लेकिन यह है कि 2%। हाँ बेटा, नहीं 2% देख लेना, ठीक है। और ऐसे डीएनए को जंक डीएनए कहते हैं, जंक डीएनए। वो डीएनए कोई काम नहीं करता, केवल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था जीन यानी यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का यूनिट है जीन। यानी जो यह हम डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से देखते चले आ रहे हैं, बोलो ऐसे देखिए ना, ये है ना डबल हेलिक्स मॉडल। तो इसका कोई एक पोर्शन यहाँ से, इस एक स्पेशल पोर्शन को हम जीन कह सकते हैं जो कि फंक्शनली एक्टिव है, राइट। ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, बोलो आगे चलें। आप देखिए, यही तो कहिए एलील भी इसी समय क्लियर कर दे क्या, क्योंकि देखिए एलील क्या है। अब देखो एलील क्या है बेटा, एलील क्या है? ये सब पेयर ऑफ जीन हो जाएगा। एलील क्या है? पेयर ऑफ जीन, जीन की पेयरिंग नहीं है ना। एलील जो है दे आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जो एलील्स होते हैं वो भी एक तरीके के वो भी जीन ही है, लेकिन जीन का क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म है। माने जीन जो है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एलील क्या है? ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेट्स को। इस बात को समझिए, जो जीन है, जीन भाई हमने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स के क्रोमोसोम पर पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होता है जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी मैंने आपको बताया, यानी यूनिट ऑफ हेरिडिटी है।
माने कैरेक्टर को लेकर आता है, यानी जीन क्या हो गया, जीन क्या हो गया, यूनिट ऑफ हेरिडिटी हो गई, माने कैरेक्टर को पहुंचाने के लिए रिस्पांसिबल हो गया। ऐसे पहले समझ लो, ठीक, यानी कैरेक्टर को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? टर्म पहले पकड़ो, कैरेक्टर को डिनोट करेगा। हाँ, और कैरेक्टर क्या है? आई कलर, हेयर स्टाइल, हाइट, ये कैरेक्टर्स हैं। क्या है भाई? देखिए कैरेक्टर्स क्या है, क्लियर करो पहले, ये रुक जाओ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हाइट, हाइट कैरेक्टर है। आई कलर है, देखो बेटा आई कलर है, ठीक है ना, आई कलर है, ठीक है ना। और जो है फ्लावर कलर है, प्लांट्स का भी कुछ ले लेते हैं, फ्लावर कलर है ना, जैसे कि ट्री प्लांट है तो उसका रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, तो भाई तो फ्लावर कलर हो गया, है ना। पॉड, पॉड का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये सब क्या है, कैरेक्टर्स हैं, दे आर द कैरेक्टर, यानी जीन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जीन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फिर से देखिए, अब हमने बताया एलील, एलील क्या होते हैं भाई? तो एलील, अब देखो ये पहले यहाँ समझ लो, फिर अभी एलील समझ में आ जाएगा। सुन लो सुन लो सुन लो, पहले अभी यहाँ समझ लो कि समझ में आ जाएगा। जैसे हाइट के कैरेक्टर को हमने कहा कि भाई हाइट कैरेक्टर, क्या कहा आपने? हाइट कैरेक्टर है, लेकिन हाइट के दो फीचर हैं। सुन लो, सुनो बेटा, बोलो। हाइट के दो फीचर हैं, दो फीचर कौन कौन से? अगर कोई ड्वार्फ है, बौना है, तब भी कहेंगे उसकी हाइट कम है, और अगर कोई टाल है, लंबा है, तो तब भी कहेंगे उसकी हाइट ज्यादा है। लेकिन हाइट वर्ड यूज कर रहे हैं ना, माने हाइट क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। हाइट का ज्यादा होना टाल कहलाता है, यानी हाइट दो हो गया, क्या? टालनेस, टालनेस। और दूसरा हो गया बेटा ड्वार्फनेस। इस बात को समझ रहे हैं ना? यानी अब अगर टाल किसी को आप कहेंगे तो कहेंगे इसकी हाइट ज्यादा है, और ड्वार्फ है तो कहेंगे इसकी हाइट कम है, यानी हाइट दो, यानी यह ट्रेट हो गया। ट्रेट्स, दे आर ट्रेट्स, दे आर नॉट कैरेक्टर, दे आर ट्रेट्स। यानी टाल ट्रेट हो गया, ड्वार्फ ट्रेट हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रेट ही है हिंदी में और क्या, हिंदी वाले बोल ना जाओ। आई कलर है बेटा, तो आई कलर कैरेक्टर हो गया। आ कारण एक कैरेक्टर है, अब वो चाहे फादर से मिले या मदर से मिले। सुनिए, अब किसी के कलर, किसी का आई कलर क्या है? ब्लू है मान लिया सपोज, और किसी के आई का कलर ब्राउन है। जी हाँ, तो ब्लू और ब्राउन होना ट्रेट है। फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर है, तो देखिए किसी किसी टी प्लांट का फ्लावर जो है वो रेड कलर का होता है, और किसी किसी का व्हाइट होता है। तो रेड होना और व्हाइट होना क्या है? ट्रेट है। क्या है? ट्रेट है, ये ट्रेट है, ठीक है ना। और इसी ट्रेट को कंफर्म करेगा एलील, यानी कैरेक्टर को डिसाइड करता है जीन, लेकिन ट्रेट को डिसाइड करता है, यानी ट्रेट के लिए रिस्पांसिबल है कौन? एलील। करेक्ट, यानी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम एलील कहते हैं। फिर से डिफाइन करते हैं, व्हाट इज एलील? एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक ट्रेट, जो कि स्पेसिफिक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल। फिर अभी एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे आप देख लीजिए कि जो है ये, जैसे देखो ये देखो टी, हमने टाल के लिए कैपिटल टी कैपिटल के लिए ये टाल के लिए हमने किसके लिए देखा? टाल के लिए, और ड्वार्फ के लिए हमने क्या ले लिया? स्मॉल टी और स्मॉल टी ले लिया, ड्वार्फ के लिए ले लिया, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए? ट्रेट हो गए।
राइट, यानी दोनों कंट्रास्टिंग एलील हो गए, हाइब्रिड हो गए, यानी एक टायरलेस को रिप्रेजेंट करेगा, एक ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करेगा। वो बात अलग है, तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर केवल डाउन होगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्रभावी है, यहाँ पर इफेक्टिव है, वो बात अलग है। लेकिन ये है आप ये कहेंगे कि भाई इसका एलील रिप्रेजेंट है जीनोटाइपिक और नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के रिप्रेजेंट हो जाएगा, री एक्सप्रेस हो जाएगा। हाँ यस है नहीं भाई, 1 2 3 चिंता नहीं आपको। जीनोटाइपिक बेस यस फिनोटाइपिक 3 पार्टी 1 यस, तो जो द्वार उसका जो द्वार एलील है, वो जो द्वार ट्रेट को भी जाकर के रिप्रेजेंट हो जाता है। पढ़ाएंगे इसको राइट, लेकिन अभी नहीं, अभी छोड़ते हैं इसको। यहाँ देख लीजिए, बोलो कुछ पूछना है सेकंड में हमें बहुत दिन से क्वेश्चन है। क्या बेटा, क्या कौन सा क्वेश्चन है? उसमें क्वेश्चन है कि जैसे सेक्स को जीन या ट्रेट जो कैरेक्टर होते हैं वो डिफाइन करता है कि मेल होगा फीमेल होगा, ये सब हाँ हाँ ठीक ठीक, तरासी वर्बल ये डिफाइन करता है। हाँ हाँ राइट, जनरली वैसे देखें तो पॉपुलेशन में 50% मेल का और 50% फीमेल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट ना। बट टर्टल में भी ऐसा हो जाता है कभी कभी, मैंने जो खिंचुआ होते हैं उनमें भी टेम्परेचर की वजह से सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। और ह्यूमन में भी देखा होता नहीं है सर, लेकिन हमारे इंडिया, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान इधर देखें मेल सेक्स रेशियो ज़्यादा, फीमेल सेक्स रेशियो कम। लेकिन उधर रूस, अमेरिका, ब्रिटेन इधर देखें तो वहाँ पर फीमेल ज़्यादा है और मेल कम है। तो ऐसा ये तो मतलब मान लीजिए भ्रूण हत्या की वजह से हो गया होगा, लेकिन टर्टल में तो कोई भ्रूण हत्या का जो आप जो सेक्स अभी इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रिंसिपल है, अभी उसके अकॉर्डिंग टू आपने देखा कि मेल, हाँ यस, मेल के जो दोनों है जो नेशन के आर रिस्पांसिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, है ना? टर्टल में टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हाँ यस, तो इसमें क्यों होता है टर्टल? भाई देखिए जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, ये इसमें जो है इनमें रिप्रोडक्शन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन उनके फेवरेबल होगा कब फेवरेबल होगा, ये बात ये तो अलग बात है, लेकिन सेक्स रेशियो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। और सेक्स रेशियो टेम्परेचर की वजह से अगर डिफर हो रहा है तो कौन सा कारण है हम ये नहीं जानते। ये है जैसे आपने इसमें है भाई आगे इसमें चैप्टर में ड्रासोफिला मेलानोगास्टर, ड्रासोफिला मेलानोगास्टर पर है, उसमें ये भी बताया गया है कि जो वो उसका फीमेलनेस और मेलनेस है, X/A रेशियो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ना, X/A रेशियो आप देखिए उसमें, तो X/A रेशियो की वैल्यू जब 1 हो जाती है, मोर देन 1 हो जाती है, तो मेलनेस रिप्रेजेंट करता है, फीमेलनेस रिप्रेजेंट करता है। माने वही जो जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं ना बेटा, इनवर्टिब्रेट्स वाले कैरेक्टर्स वाले हैं, वो दे कैन कन्वर्टेड देयर सेक्स अकॉर्डिंग टू दैट एटमॉस्फेयर, उस समय चेंज हो जाता है और ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। आपके आंसर क्वेश्चन का आंसर ये है। आप देखिएगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कि X/A रेशियो पढ़ा है कि नहीं आपने? X/A रेशियो कौन से चैप्टर में से? इस चैप्टर में, इसके आगे वाले चैप्टर में देखो निकालो, देखो उसमें अगर X/A की वैल्यू 1 आएगी, 0.5 आएगा, मोर देन 1 आता है तो सुपर मेल हो जाता है। देखिए निकाल के दिखाओ बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस निकालो, X/A रेशियो पर डिपेंड करता है। देखिए पढ़ाएंगे इसको, पढ़ाइए आगे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना? उसी चैप्टर में है। तो आगे चलते हैं बेटा, यहाँ देखो ये तुम्हारा जीन क्लियर हो गया, डीएनए क्लियर हो गया, है ना, एलील क्लियर हो गया, ट्रेट कैरेक्टर हो गया, ट्रेट क्लियर हो गया, कैरेक्टर क्लियर हो गया, बोलो है ना। अब देखो क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर और न्यूक्लियोसोम ये क्लियर कर देता हूँ, बिना न्यूक्लियोसोम को बताया कैसे क्रोमैटिन बताएंगे, देख लीजिए। तो अब देखो न्यूक्लियोसोम क्या है,
न्यूक्लियोसोम का नाम सुने हैं ना? तो न्यूक्लियोसोम का कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। आपको पता होगा कि जो सेल है, सेल के इनसाइड क्या न्यूक्लियस है, बोलो बेटा, न्यूक्लियस है ना। तो सेल ही इतना छोटा होता है कि वी कैन नॉट सी बाय द नेकेड आई, हम उसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत छोटा होता है ना। और एनसीईआरटी में ये लिखा है कि इसके अंदर जो क्रोमैटिक मटेरियल होते हैं इनकी लंबाई कितनी है जानते हैं? 2.2 मीटर। एनसीईआरटी में देखो क्लियर लिखा है। हाँ लेकिन जानते आप जानते होंगे, सुने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ एक बहुत बड़ा एडवेंचर टाइप का एक क्वेश्चन है कि भाई 2.2 मीटर माने इतना हो जाएगा ना लगभग, है ना। तो इतने लेंथ का थ्रेड, इतने लेंथ का इतना लंबा धागा कैसे इस छोटे से न्यूक्लियस में अरेंज है? डायमीटर 10 के बाद -16 मीटर। यस, तो कैसे पॉसिबल है भाई? कैसे पॉसिबल? हार्डली कर सकते। हाँ बेटा, हाँ यस, ठीक है ना। तो यहाँ न्यूक्लियोसोम का कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियोसोम का यही कॉन्सेप्ट है कि जो है एक प्रोटीन है ना, जिसको हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर, यानी एक हिस्टोन प्रोटीन होती है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो डीएनए है वो इस तरीके से कैसे है रैप्ड, यानी उसी के अराउंड, ठीक है ना, जो धागे हैं ऐसे बंधे हुए, बिल्कुल, यानी वह अपने इस फॉर्म में है, रैप्ड फॉर्म में, यानी जो 2.2 मीटर का जो थ्रेड है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है, बंधा हुआ है, यानी उसकी पैकेजिंग हो गई है। क्या हो गई है? पैकेजिंग हो गई है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि इतने लंबे थ्रेड को व्यवस्थित करना, अरेंज करना, पैकेजिंग का सबसे बड़ा रीज़न है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जानते हैं आप कि डीएनए हेरिडिटी का यूनिट है, माने कितना इम्पोर्टेंट है ना। हम आपको म्यूटेशन पढ़ाएंगे तो म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो बेस पेयर्स होते हैं अगर उसमें मिसिंग हो गई तो म्यूटेशन हो गया, माने चेंज इन द करेक्टर हो गया, माने करेक्टर चेंज हो गया। पता चला नाक टेढ़ी हो गई बच्चे की, है ना, बॉडी में और कोई मिसिंग हो गया, कैसे? ड्यू टू द म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन इज द चेंज, है ना भाई, चेंज इन द फेनोटाइपिक करेक्टर ड्यू टू द एवरेशन, ड्यू टू द क्रोमोसोमल एवरेशन, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द जीन। यानी अगर जीन में डिस्टर्बेंस हो गया, बच्चों अगर जीन में डिस्टर्बेंस, अब यानी जीन कितना इंपॉर्टेंट है, और जीन को भेजना है भाई ना, ट्रांसमिशन अभी आपने पढ़ा, माने उसका ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना है, भेजना। तो भेजना है तो कैसे भेजा जाए? सुरक्षित तरीके से, यानी सुरक्षित तरीके से, यानी प्रोटेक्टेड करके उसको भेजा जाए, यानी उसका ट्रांसमिशन करना है तो उसका प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो उस प्रोटेक्शन के लिए उसकी जो व्यवस्था बनाई गई, पैकेजिंग की गई उसकी, यानी सेल कहता है इसको पैक करेंगे, यानी पैकेजिंग बेटा, यानी पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, यानी डीएनए की पैकेजिंग होती है। और इसी डीएनए की जो पैकेजिंग होती है, यानी हिस्टोन प्रोटीन पर जो डीएनए रैप्ड है, जो 2.2 मीटर का 2.2 मीटर का जो डीएनए रैप्ड है, उसी को हम पैकेजिंग करते हैं, डीएनए की पैकेजिंग करते हैं, यानी पैकेजिंग ऑफ द डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट। और सोचिए वही ट्रांसफर होता है, यानी कितना इंपॉर्टेंट है, यानी उसको पैक करके बाकायदे उसको फिट करके, है ना, प्रोटेक्ट करके तब भेजा जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, इतना इंपॉर्टेंट है। और इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्लियर? और कई न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम, यानी न्यूक्लियोसोम देख लो, यानी न्यूक्लियोसोम क्या बनाता है? क्रोमैटिक फाइबर, यानी क्रोमैटिन बनाता है, सीधी सी बात, क्रोमैटिन बनाता है, न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन बनाता है, ठीक है ना। और क्रोमैटिन क्या बनाता है बेटा? क्रोमैटिन फाइबर बनाता है, क्रोमैटिन फाइबर, और ये बनाता है क्या? क्रोमोसोम। अब क्या फर्क है स्टेज में?
जैसे क्रोमोसोम क्या है, सिंगल थ्रेड, स्कैटर्ड न्यूक्लियस में, इस तरीके से। लेकिन कब, जब सेल रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग फेज, और जब सेल डिवाइड करने को होती है, आपको पता है, यानी किस फेज में सेल डिवाइड करती है, यम फेज में। तो यम फेज में जब सेल डिवाइड करती है तो आप पढ़े होंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, यह जो क्रोमोसोम, जो क्रोमैटिन इस तरीके से जो जाल तरीके से नेटवर्क बना रहा है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, यानी कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमैटिन। यानी क्रोमैटिन कैसे हो जाते हैं, शॉर्टेन हो जाते हैं, थिकनेस और थिकेंड हो जाते हैं, मोटे होने लगते हैं और शार्ट होने लगते हैं। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, हाँ, कंडेंसेशन, इनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। मैंने ढेर सारे सर आ गए हैं, छोड़ देते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो इस तरीके से कंडेंस्ड फॉर्म हो, क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म। यस, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर ना?